जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है पेड क्लास में, उसी टेस्ट को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट नंबर 3 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। इसका PDF के लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो जन्म स्थान है यह अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। तो याद है दोस्तों, जो राजेंद्र प्रथम थे, यह चोल शासक थे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा जो गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो इसको मिलान कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मार्को पोलो, तो मार्को पोलो बताइएगा यह कहाँ का निवासी था। तो मार्को पोलो दोस्तों आपका इटली के निवासी था। फिर है दोस्तों इब्न तूता। इब्न तूता दोस्तों आपका मोरक्को का निवासी था, याद रखना। इब्न तूता कहाँ का निवासी था। इब्न तूता दोस्तों मोरक्को का निवासी था। फिर है एंटोनिया मोन्सेरेट। तो एंटोनिया मोन्सेरेट दोस्तों यह स्पेन का निवासी था। कहाँ के था, तो स्पेन का था। और मोहम्मद वली बाल्खी दोस्तों यह आपका बल्ख का निवासी था। तो देखिए, मार्को पोलो आपका जो दोस्तों यानी कि इटली का था, तो यह आपका 3 नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इब्न तूता मोरक्को, तो आपका 3-4 हो जाएगा। फिर होगा एंटोनिया मोन्सेरेट, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 1 नंबर पर स्पेन का था। और मोहम्मद वली बाल्खी ये आपको बल्ख का था, तो हो जाएगा आपका 2। यानी कि 3-4-1-2 देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 3-4-1-2, यह आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 का रहा है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो यह दोस्तों किनके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, यह आदि शंकराचार्य के द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो 4 मठ स्थापित किया गया है, यह आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका मिलान सही किया गया है। तो सही मिलान किसका किया गया है दोस्तों। तो देखिए, सुल्तान दोस्तों या सोमनाथ को लूटना, सुल्तान जो व्यक्ति थे सोमनाथ के लूटना। फिर 2 है मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय प्राप्त किए थे। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज खां का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ऑप्शन ए जो है यह सही है। सोमनाथ को लूटना मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था, जिसमें दोस्तों 1025 में, और इन्हीं को दोस्तों सुल्तान का उपाधि प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी दोस्तों आपका सिंध पर विजय, क्योंकि 712 इसमें सिंध पर विजय किया गया था, या मोहम्मद गौरी के द्वारा नहीं। बंगाल में विद्रोह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था। और चंगेज खान का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। चंगेज खान का दोस्तों जो आक्रमण हुआ था यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं हुआ था, याद रखना इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में किस महाजनपद के द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है किन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, न दोस्तों गंधार के द्वारा, न कम्बेज के द्वारा, न और वजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के दोस्तों पूर्वगामी की बात की जाए तो यह अल्बुकर्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह पर के 5 प्यारे में कौन शामिल नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे में आपका राम नारायण दोस्तों शामिल नहीं है। बाकी साहब चंद्र शामिल है, हिम्मत बीबर भी शाही है, और मोहक चंद्र छिम्बा ये भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। बोल रहा है कि अंग्रेज ने निम्नलिखित स्थान पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं वह सही कालक्रम दोस्तों कौन सा है। तो इसका राइट देखिए सी आपका सही जगह। सबसे पहले दोस्तों सूरत में, उसके बाद दोस्तों मद्रास में, फिर आपको बम्बई में, और उसके बाद कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो यह दोस्तों जो कथन था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह दोस्तों एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा बोला गया था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए दोस्तों। बोल रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ उपनाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों नाम दिया गया है।
तो बताना है आपको सबसे पहले कि सीमांत गांधी। सीमांत गांधी दोस्तों किसका नाम था? तो या सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता था। एक आपका 5 हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफर खान। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दोस्तों किसे बोला गया है? तो भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी को बोला गया था। महामाना, बताना है कि महामाना। देखिए दोस्तों, भारत का लौह पुरुष ऑप्शन डी मिला लिया, जो आ रहा है पहले उसको मिलाना है। तो भारत का लौह पुरुष जो है दोस्तों ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ से मिलेंगे दोस्तों सीमांत गांधी है। 1 के 5 देख लेना, 1 के 5 देखिए आपका बी में भी है और डी में भी है। तो बी में भी है दोस्तों और आपका डी में भी है। फिर देखें भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी थे, तो ये आपका दोस्तों सी में भी है और डी में भी है। फिर देख रहे सॉरी बी में भी है और डी में भी है। फिर यहाँ पर हो जाएगा महामाना। देखिए महामाना का हम लोग दोस्तों नहीं लगाए हैं, फिर यहाँ लगाए हैं हम लोग किसको? तो वल्लभ भाई पटेल। तो 2 में देखिए तो ऑप्शन 1 यहाँ बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 5 3 1 2, 5 3 1 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि महामाना के नाम से दोस्तों मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी है? तो लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों कौन सी घटना नहीं घटी है? देखिए बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था, यह दोस्तों उन्हीं के द्वारा घटना घटा है। फिर देखिए दोस्तों 12 का जो क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातत्व विभाग की घटना ये भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय घटा था। दिल्ली में द्वितीय दरबार दोस्तों जो कि 1903 में लगा था, उस समय भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे भारत के। फिर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यह दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ है और उस समय दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन याद रखना है, यह आपको लॉर्ड कर्जन का समय नहीं घटित है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात कहा था? देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था दोस्तों, आकाश से वज्रपात याद रखना है, आकाश से वज्रपात जो कथन था यह दोस्तों एस.एन. बनर्जी के द्वारा कहा गया था, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डलहौजी का सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी? तो डलहौजी का दोस्तों सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कौन सी हुई थी? तो वह दोस्तों राज्य हड़प नीति, जो कि जिसमें दोस्तों अवध का अधिग्रहण कर लिया था उसके तहत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नींव रखा था? तो कलकत्ता में दोस्तों मेडिकल कॉलेज का नींव रखा गया था, यह विलियम बेंटिंग के द्वारा। याद रखना है, विलियम बेंटिंग के द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का नींव रखा गया है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो यह दोस्तों 1835 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए दोस्तों जो जन गण मन है या किन के द्वारा लिखा गया है? याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और सर्वप्रथम दोस्तों यह जनवरी 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो वही पूछ रहा है कि आपको किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के नाम से दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचना की है? देखिए गांधी जी का यह प्रिय गीत था वैष्णव जन तो यह जो रचना किया गया था दोस्तों यह आपको नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था, नरसिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का दोस्तों एक विरोध करने वाले व्यक्ति थे, तो याद रखना है वो व्यक्ति कौन थे? तो वो दोस्तों एन.जी. रंगा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन.जी. रंगा दोस्तों। यह दक्षिण भारत के दोस्तों अति किसान से संबंधित है, दक्षिण भारत के किसान नेता थे एन.जी. रंगा। यही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो परिवार नियोजन हेतु दोस्तों जो गांधी जी के द्वारा बताया गया तरीका था कि आत्मनियंत्रण बनो। क्या बनो? तो आत्मनियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था? तो देखिए दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो इस हत्या का दोस्तों जानबूझकर की गई हत्या दोस्तों कहा गया था आपको C.F. एंड्रयूज के द्वारा। याद रखना है C.F. एंड्रयूज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्न में से किस देश ने संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया लिया गया है यह दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 30 याद रखना है, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है?
तो सामाजिक समानता से दोस्तों क्या अभिप्राय है, तो याद रखना है जो ऑप्शन सी वो है कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सापेक्षहीनता से पीड़ित न हो। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बोला था दोस्तों कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है, तो यही ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सापेक्षहीनता से पीड़ित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा एक आपका मूल कर्तव्य इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है कि भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह आपका दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना। फिर नेक्स्ट है कि भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है आपका दोस्तों। फिर ऑप्शन डी है कि अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अनिवार्य सेवा प्रदान करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। पूछा था दोस्तों कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कथन, जो कि यह नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का दोस्तों राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो देखिए राज्यसभा याद रखना है दोस्तों कि कैसे भंग होती है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर नहीं, दोस्तों सभा के कार्यकाल पूरा होने पर नहीं होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति बोला इसमें कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संसद की याद रखना है राष्ट्रपति और 2 सदन कौन सा, तो लोकसभा और राज्यसभा नहीं, इसको आपको बताना है दोस्तों कौन कौन सा है, तो ये याद रखना है संसद जो है से या दोस्तों 3 सदनों से मिलकर बनते हैं, राष्ट्रपति और 2 सदनों से, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से बी, 1 और 2 दोनों सही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल की पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों, तो यह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, याद रखना दोस्तों जो बोहरा समिति थी यह किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो बोहरा समिति दोस्तों राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से दोस्तों याद रखना है, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ को दोस्तों अध्ययन करने के लिए बोहरा समिति का लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। पहला ऑप्शन कर रहा दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सही है। फिर 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, जो कि यह दोस्तों गलत है, तो पूछा दोस्तों कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो देखिए 1 2 3 जो कथन था आपका सही था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का विधानसभा है। याद रखना है राज्यों का विधानसभा जो है यह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी कि खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हो जाते हैं आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हो जाएंगे आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जा सकता है। याद रखना है जो संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय दोस्तों कौन सा दिया गया कथन इसमें आपका सही है। तो पहला कथन है कि जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक ही आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यह आपका कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है कि वर्ष 1977 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्ति की गई थी। तो यह दोस्तों याद रखना है अशोक मेहता। अशोक मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों 1977 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। बोल रहा है कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो पहला है दोस्तों कि कालाहारी रेगिस्तान। तो कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों याद रखना है आपका कहाँ में है, तो यह दोस्तों आपको अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ में है, तो आपका अफ्रीका में है, तो इसका डी हो जाएगा। फिर दोस्तों आटाकामा। आटाकामा दोस्तों मरुस्थल याद रखना है आपको, यह दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा कहाँ में है, तो दक्षिण अमेरिका में है। फिर नेक्स्ट दोस्तों थार। थार मरुस्थल दोस्तों आपका एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया यह आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 3 1 4 और 2 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। याद रखना है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। देखिए दोस्तों भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं मानक समय रेखा से तो आपका दोस्तों समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो आपका समय घटता है। और मानक समय से दोस्तों आपको 5.5 घंटा आपका समय आगे चलता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों आपकी भारत का मानक समय रेखा है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है। तो बताना दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है। तो यह दोस्तों आपका पूर्व सोवियत संघ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट है कि निम्न विचार कीजिए और निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित करना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा 4 2 3 4 2 3 1 दोस्तों। सबसे पहले डाफला हो जाएगा आपका 1 नंबर पर, उसके बाद दोस्तों आपको अबोर पर्वत हो जाएगा 2 नंबर पे, फिर दोस्तों मिसनी पर्वत हो जाएगा आपका 3 नंबर पे, और परगाई बूम हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विश्व का सबसे तेज ढाल वाली चोटी का राकापोसी निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो यह दोस्तों लद्दाख का, याद रखना है लद्दाख का है दोस्तों जो राकापोसी है, या विश्व का सबसे तेज ढाल वाली चोटी है दोस्तों, याद रखना है विश्व के सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। 40 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दरे होकर भारत चीन 1962 युद्ध में चीनी आक्रमणकारी प्रवेश किया था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपका नथुल्ला दर्रा से होकर। कौन सी दर्रा से होकर, तो नथुल्ला दर्रा से होकर दोस्तों। अरे नथुल्ला दर्रा की बात की जाए तो आपका दोस्तों अभी सिक्किम राज्य में है। याद रखना है नथुल्ला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना यह किसकी है दोस्तों, तो यह केरल में है। मंगल सिंचाई परियोजना आपका केरल राज्य में है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया था। तो यह काम जो किया गया था दोस्तों कोपेनहेग के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा कोपेनहेग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। देखिए सौर परिवार से संबंधित इसमें से दोस्तों कौन सा आपका नहीं है, तो देखिए क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, निहारिका यह नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इसमें तो दोस्तों कौन सा आपका नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया सिंगापुर या सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों। बाकी भूटान, नेपाल, मालदीव यह सभी सार्क का सदस्य है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन बोल रहा है कि टर्नस सिंड्रोम का लक्षण नारियों में पाया जाता है। आपका कथन सही नहीं चूज करना है दोस्तों। तो 46 का पहला कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, जो टर्नस सिंड्रोम का दोस्तों लक्षण नारियों में पाया जाता है, यानी कि फीमेल में। फिर है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों समान जीवन जी सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों समान जीवन नहीं जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यह गलत है, बी। फिर है दोस्तों कि क्लाइन फिल्टर्स का लक्षण पुरुषों में पाया जाता है। हाँ ये भी सही है दोस्तों, क्लाइन फिल्टर्स का लक्षण पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निष्पादन तथा भर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा दोस्तों धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों यही है व्यक्तिकरण। याद रखना है क्या कारण इसका, तो व्यक्तिकरण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय है
बताना है आपको राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय दोस्तों जो है यह उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, याद रखना है, उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। बताना है दोस्तों कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन सा है। तो देखिए 50 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, साइटोसोम एवं केंद्रक। प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत दोस्तों देखिए दोस्तों इसका साइटोसोम एवं केंद्रक नहीं होगा, यह आंसर गलत दिया गया है। आपको हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव एवं केंद्रक। याद रखना है 50 का ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे पदार्थ का मौजूद रहना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है, जल भी रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि कांच तैयार करने वाले भट्टी में कौन सा गैस बाहर निकलती है। तो कांच तैयार करने वाले भट्टी में दोस्तों याद रखना है कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्री जल से दोस्तों शुद्ध जल याद रखना है किस प्रक्रिया के द्वारा। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट को पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो 54 का देखिए दोस्तों ऑप्शन बी दिया गया है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी दोस्तों याद रखना है कि यह ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों को 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। तो यह आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि सर्वाधिक तरलता अनुपात यानी कि दोस्तों SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 जो कथन है दोस्तों यह आपका सही है। 1 और 4 जो कथन सही है। देखिए पहले एक कथन क्या है कि SLR के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक को RBI के द्वारा निर्धारित अनुपात के बराबर अपने जमा को अपने पास नकदी रखना होता है। और दूसरा क्या है दोस्तों कि यह RBI के द्वारा अपनाई की जाने वाली मौद्रिक नीति की एक अस्त्र है। यह दोस्तों 1 और 4 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन दे दिया गया है। तो 57 का पहले कथन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या कथन इसका है। पहला है कि कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कीटों में जो श्वसन होता है यह ट्रैकिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त में माध्यम से होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसमें रक्तों में आदान प्रदान नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ट्रैकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा खुलता है। ये सही है दोस्तों, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 58 है कि उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। तो उबलती हुई गंधक को दोस्तों ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों प्लास्टिक गंधक याद रखना है, प्लास्टिक गंधक। नेक्स्ट है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो यह दोस्तों किसकी बनी होती है। तो यह आपको दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द किससे दोस्तों संबंधित है। तो यह याद रखना आपको शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर बाजार से। नेक्स्ट है कि पौधे की कोशिकाओं को स्फीति बनाए रखने में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो यह दोस्त कौन सा तत्व दोस्तों। तो फास्फोरस याद रखना है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को दोस्तों क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों उसको हम लोग वोमेंस कैप्सूल कहते हैं, वोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि मेंडलीफ जिस समय आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया था उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के लिए स्थान रिक्त रखा था। बिल्कुल यह दोस्तों आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो सही है, केवल 1। नेक्स्ट है कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह दोस्तों कैसी होती है। तो याद रखना है कि ताप की खराब अवशेषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि ताप की खराब अवशेषक तथा अच्छी परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट है यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जा सकता है। तब बताना है दोस्तों कि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित नहीं हो रहा है, तब दोस्तों सरकारी जो खर्च होगा यह किस आधार पर किया जाएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों कि लेखा अनुदान पर। ऑप्शन सी हो जाएगा लेखा अनुदान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमितकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों याद रखना उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको दोस्तों हम गाइरस कहते हैं, गाइरस। नेक्स्ट है कि निम्न घटनाओं को
विचार कीजिए। पहला सरीसृप है, पहला कीट है, दूसरा है कवच वाले जीव और चौथा है पहला स्तनधारी। बोला कि उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का दोस्तों चयन कीजिए। तो 67 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 3 2 1 4। 3 2 1 4 दोस्तों इसको आपको याद करना है कि पहले कौन कौन आया था। चलिए इसको देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 है दोस्तों। देखिए सबसे पहले कच्चे वाले जीव आए थे दोस्तों, उसके बाद पहला कीट आया था, फिर दोस्तों पहला सरीसृप आया, उसके बाद पहला स्तनधारी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। तो विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक दोस्तों कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पीरिडीन। याद रखना है पीरिडीन, यह आपका दोस्तों विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है कि दो तार ए और बी समान द्रव के बने हैं, किंतु तार ए की लंबाई और बी की लंबाई का अनुपात 1:2 और व्यास का अनुपात दोस्तों 2:1 है। जब दोनों तार समान भार से तने हुए हैं तो ए और बी का धैर्य वृद्धि का अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 1:8। नेक्स्ट है कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड होगा। तो यह संख्या जो पिरामिड होगा दोस्तों यह याद रखना है, यह सीधा हो जाएगा। किस संख्या इसका पिरामिड जो होगा तो यह दोस्तों सीधा होगा। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका दाब दोस्तों बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 72 का राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जल संक्रामक है। तो जल संक्रामक आपका इनमें से दोस्तों कौन सा है। तो देखिए जल संक्रामक जो है यह टाइफाइड दोस्तों आपका जल संक्रामक रोग है, और हेपेटाइटिस है ये भी जल संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 जो है यह जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है आपका दोस्तों +3, याद रखना है +3। नेक्स्ट है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो बताना दोस्तों उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा दोस्तों 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम समाप्त कर दिए। बाकी दोस्तों PDF में आपका रीजनिंग और मैथ है, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।